जून 1983 भारत की टीम जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच खेल रही थी। हमें वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। मैच में भारत की हालत बेहद नाजुक थी। केवल 140 रन पर 8 विकेट खो चुके थे। सैयद किरमानी एक ओर से आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे थे और दूसरी ओर कपिल देव चौके और छक्के लगा रहे थे। धीरे धीरे साझेदारी बढ़ी। 20 रन, फिर 30। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। सभी क्रिकेटर्स में ये एक सुपरस्टिशन रहता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही हो तो बाकी खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुके रहें। कृष्णमाचारी श्रीकांत ड्रेसिंग रूम के बाहर पेड़ के पास खड़े हुए थे। सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे थे। उन्हें वहां से हिलने से मना किया गया था। कपिल और किरमानी के बीच साझेदारी और आगे बढ़ती चली गई। 50, 60, 80, 100। श्रीकांत को एक जगह पर खड़े खड़े बड़ी परेशानी हो रही थी। वो वॉशरूम जाना चाहते थे, लेकिन सह खिलाड़ियों ने उन्हें हिलने से सख्त मना किया था। जब भारत की पारी समाप्त हुई, कपिल और किरमानी की जोड़ी ने 126 रनों की नाबाद साझेदारी निभाकर भारत को खतरे से बाहर कर दिया था। कपिल ने 16 चौके और 6 छक्के लगाकर 175 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। लेकिन शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी श्रीकांत ही शायद उस वक्त सबसे खुश थे, क्योंकि आखिरकार अब वो वॉशरूम भाग सकते थे। नमस्कार, आदाब। मैं नसीरुद्दीन शाह भारत के क्रिकेट इतिहास से कुछ और मजेदार किस्से लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। स्वागत है आपका मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India right into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे बल्लेबाज आए जिनका मकसद यही होता था कि वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर फैंस की ओर भेजें, जितनी बार हो सके चौके या छक्के लगाएं। जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट उन्होंने अपने करियर में बरकरार रखा वो लाजवाब था। अपने तूफानी अंदाज से शानदार स्ट्रोक्स खेलने वाले, हमारा बेहद मनोरंजन करने वाले हर दिल अजीज, ये हैं हमारे ब्लिस्टरिंग बैट्समैन। Goes right over the top and he's hit that in the middle, and that's way over the boundary. What a shot. That's another six. Short wide, this time it's Sehwag with the uppercut. I like that. Have a look at this. Don't worry about that one. Into the crowd. What a shot. Wonderful. Really wonderful. सैयद मुश्ताक अली को ढूंढ कर लाए थे सीके नायडू, जो खुद सिक्सर्स लगाने के लिए मशहूर थे। नायडू ने इस 13-14 साल के लड़के को इंदौर के एक मैदान में खेलते हुए देखा और उनको अपनी छत्रछाया में ले लिया। देश के कई हिस्सों में साथ लेकर गए और उन्हें उच्च श्रेणी के क्रिकेट से वाकिफ करवाया ताकि उन्हें पर्याप्त अनुभव मिल सके। 18 साल की उम्र तक आते आते मुश्ताक भारत के लिए खेल रहे थे और उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे अनऑर्थोडॉक्स बल्लेबाज के रूप में शोहरत हासिल की। सीके नायडू साहब सब बहुत सीनियर थे और वो उनके गुरु थे। अगर क्रिकेट की बात होती थी तो पहला वर्ड होता था कर्नल सीके नायडू होता था। बाद में कोई वो होता था कि कर्नल सीके नायडू की वजह से जो भी मैं क्रिकेट खेला हूँ कर्नल सीके नायडू की वजह से खेला हूँ। He was very supple, very quick on his feet, बहुत ही फास्ट थे।
He was quite unconventional cricketer. कलाई का यूज बहुत करते थे. 1936 में मैनचेस्टर में खेले गए टेस्ट मैच में उन्हें पारी आरंभ करने का मौका मिला और उन्होंने अनोखे अंदाज से खेलते हुए अंग्रेजी बॉलर्स को चकित कर दिया। जब 30-40 रन हो गए उनके और वही शॉट खेल रहे हैं, इधर का बॉल लेके इधर मार दिया, इधर का बॉल लेके इधर मार दिया, तो वो जो अंग्रेज थे तो मुंह पे ऐसे ऐसे करके हंसते थे कि यार ये क्या क्रिकेट है। पर जब 50, 60, 70 तोड़ो तो ये तो इनका स्ट्रोक है। ये आज हम जो अपर कट का कट सचिन के नाम से करते हैं, मैंने देखा है उस जमाने में फास्ट बॉलर के अगेंस्ट वो स्टेप आउट कर लेते थे, इंसाइटिंग द बॉलर बम्पर करने के लिए, एंड ही वाज सो सपल ही वुड गो बैक एंड गिव एन अपर कट ओवर द स्लिप फील्डर्स हेड। मुश्ताक अली के कई कीमती साल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण व्यर्थ हुए, लेकिन इस दौरान घरेलू क्रिकेट में अपने स्ट्रोक प्ले और आक्रामक अंदाज की वजह से भारतीय प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय बन गए थे। एक व्यापारी लंबे समय तक मुश्ताक को बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता था, जिसके लिए वो मुश्ताक को पैसे देने के लिए भी तैयार था। सेठ हीरालाल ने बोला था कि अगर मुश्ताक 100 के बाद जितने भी रन करेंगे उस एक रन के ऊपर वो उनको 100 रुपये वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से फादर का तो वही अटैकिंग गेम था, ये नहीं कि वो हीरालाल सेठ ने बोल दिया कि 100 रुपये तो मैं अपना आराम से कर लूँ। बोला वो जो टक 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 करके 10-12 रन बना के उसके बाद आउट हो गया। 1945 में एक वर्ल्ड 11 हुआ था, इंडिया से एक प्लेयर की उस पर चांस मिला था, वो मुश्ताक अली को। सो मुश्ताक हैड दैट ऑरा। 1945 वर्ल्ड 11 at that point in time, one player from India is Mushtaq Ali. Now that's massive, absolutely massive. 1952 में 38 वर्षीय मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन वो कई वर्षों तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। वो इंदौर में युवा खिलाड़ियों को कोच भी करते थे और उन्हें अपनी तरह आक्रामक और चटकीले अंदाज से बैटिंग करने की सलाह देते थे। कि जब मैं शुरुआत में इंदौर खेलने आया था तो मुश्ताक साहब हमारे कोच थे, तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि तुम ये क्या खेल रहे हो, बॉल जब स्टंप पे है तो उसको मारना चाहिए, नहीं तुम आउट हो जाओगे, और जब बॉल स्टंप के बाहर है अगर तुम मारोगे नहीं तो कौन से बॉल को मारोगे आप। और वो शायद उन्होंने एक आधी बारी शायद कोई कैंप में डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया कि भाई फास्ट बॉलर को किस तरह निकला जाता है। तो पीपल वाज अमेज कि भाई आप इस एज में ऐसा कर सकते हैं, तो फिर उस टाइम तो डेफिनेटली आप बिल्कुल डिफरेंट खेलते होंगे। आजकल विश्व भर में नियमित रूप से कई विकेट कीपर्स डैशिंग बल्लेबाज भी साबित होते हैं, लेकिन 1960 के दशक में ये बात गैर मामूली थी। भारत काफी भाग्यशाली था कि उनके पास 2 ऐसे काबिल विकेट कीपर्स मौजूद थे जो न केवल स्टंप्स के पीछे शानदार विकेट कीपिंग करते थे, बल्कि स्टंप्स के आगे धुआंधार बल्लेबाजी भी करते थे। एक थे बुद्धि कुंदरन और दूसरे फारूक इंजीनियर। I used to play cricket on the pavements, on the streets of Dada Parsi colony. And my parents were fed up of paying for all the windows that I was smashing. And I was considered a naughty boy by one of my aunts. And she thought I should be disciplined. So I was sent to Pune to a boarding school, Shivaji Military School. That was my first time I held something remotely resembled a cricket bat. So that was my real foundation. इंजीनियर का बॉम्बे की टीम में घुसना मुश्किल था। भारत के विकेट कीपर नरेंद्र तमाहाने बॉम्बे की टीम की ओर से भी खेलते थे। Very difficult indeed. It was more difficult to get into the Bombay team than the Indian team because Bombay had a test wicket keeper called Tamane. But luckily for me, he was classed as a very safe wicket keeper. But he never went for first slip catches on either side and all that. And my pagal, being a Parsi, I think that was an advantage. I used to go for first slip, second slip, third slip catches. In 1958 में इंजीनियर को इंडियन यूनिवर्सिटीज टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने का मौका मिला।
लेकिन फरवरी 1960 तक वो रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू नहीं कर पाए थे। उस समय लाला अमरनाथ चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे। इंजीनियर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे। लाला अमरनाथ ने इंजीनियर को इंडियन स्टारलेट्स नाम की टीम में शामिल करके पाकिस्तान के दौरे पर ले गए। I must have impressed Lala so much. I kept wickets really, really well. Every game I was getting, 3 or 4 stumpings and catches and all that, and I scored runs with the bat. So Lala was openly saying it at all the functions that this is my Indian wicket keeper. India has at last found a proper wicket keeper batsman. दिसंबर 1961 में फारूक इंजीनियर ने भारतीय टीम में बुद्धि कुंद्रन की जगह ली और अगले कुछ सालों में इन दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला चलता रहा। He was a very good cricketer, but Buddhi was never a wicket keeper. He was made into a wicket keeper by Lala Amarnath, because there was no one else around. दोनों सिर्फ एक ही मैच साथ में खेले, फारूक और बुद्धि, इंडिया के लिए, वो भी इंग्लैंड में। And I loved opening the innings with him because both used to love hitting the ball and hitting it hard. कभी इसका फॉर्म होता था तो फारूक आता था, कभी फारूक का फॉर्म जाता था तो बुद्धि आता था टीम में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, very good friends, very fast friends. I fractured my finger and Buddhi came in the test squad and scored 192 against Australia. I thought, how the hell am I going to get back in the team when my rival goes? But I was very pleased for Buddhi because he was such a good friend, 1966-67 में वेस्ट इंडीज टीम भारत के दौरे पर आई थी। इंजीनियर एक बार फिर बुद्धि कुंद्रन को हटाकर टीम में शामिल हुए, लेकिन कुंद्रन ओपनिंग कर रहे थे तो इंजीनियर को भी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतारा गया। People like Wes Hall, Charlie Griffith, Roy Gilchrist, they bowled around 100 miles per hour regularly, and no restrictions of bouncers or beamers. They just give it to us whenever they like. First ball I hooked a bouncer from Wes Hall. And he hooks, and it's a 6. Very first over was like, a couple of sixes or so, and it gives you a lot of confidence. Should have easily been 100 before lunch. Dilip Sardesya was my partner. I don't think he was in double figures even. Came out to bat after lunch. Off spinner came for the first time, called Lance Gibbs. All morning of bouncers and beamers, and suddenly someone coming and tossing the ball up. I says, either you or me, pal. I had him straight out of the ground. I think cleared the Chepauk Stadium. And the ball is still traveling. They never found it, I think. Comes out and lifts him, and it's a 6. He would think nothing of, hitting the first ball for 4 or, very, as I said, he was very a showman-like a player. And once again, he was also the life of the team. फारूक इंजीनियर की जो बेस्ट इनिंग जो मुझे लगती है, दैट वाज इन ओवल टेस्ट 1971, जो हम लोग जीत गए। देखो, वी वर चेसिंग ओनली 171 रन्स फॉर विक्ट्री, एंड दैट विक्ट्री जो थी वो असामान्य विक्ट्री थी बिकॉज हम लोग सीरीज जीतने वाले थे, इंग्लैंड में पहली बार सीरीज जीतने वाले थे। तो वो जो उसका जो दबाव था, वो दबाव हर एक बैट्समैन पे था। फारूक इंजीनियर बैटिंग को आए तो फारूक इंजीनियर ने सीधा आके अटैक शुरू किया। And he hooks, and it's a 6. And he pulls him around for 4. And another 4. I just always thought the ball is meant to be hit and hit hard. So whether I was on 0 or 94, I played the same way. And a typical meaty engineer drive. उस जमाने में हुक मारना, स्टेप आउट करके ड्राइव होना, तो सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती थी। और ही वॉज वेरी अटैकिंग बैट्समैन, वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी।
फारूक इंजीनियर बेहद आक्रामक किस्म के बल्लेबाज थे। तेज गेंदबाजों के सामने वो बिल्कुल निडर होकर खेलते थे। ओडीआई क्रिकेट में वो बिल्कुल फिट बैठते, लेकिन अफसोस कि उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतिम वर्ष में ही इस फॉर्मेट का आविष्कार हुआ। हमारे बल्लेबाजों की अगली पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली थी कि वो ओडीआई क्रिकेट के दौर में खेल पाई। 1980 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु के एक युवा ओपनर ने भारत के ओपनिंग बैट्समैन की इमेज ही बदल डाली। ये देश जो सुनील गावस्कर, चेतन चौहान और अंशुमन गायकवाड जैसे ओपनर्स देखने का आदी था, उसके लिए कृष्णमचारी श्रीकांत का ताबड़तोड़ खेलने का अंदाज एक अचंबा था। श्रीकांत के साथ काफ़ी टाइम मैंने गुजारा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं, बल्कि जो है ना मैंने साथ में हमने 22 खेला, हमने जो है ना यूनिवर्सिटी साथ में खेला। मैं समझता हूँ कि जो है ना प्लान नहीं करता है। ही यूज्ड टू डू इंस्टेंट, जो है ना कोई भी चीज़ वो सोचता था और जो है ना वो कर लेता था बस। श्रीकांत यूनिक क्रीचर थे। इंडियन क्रिकेट ने कभी इस तरह के बल्लेबाज को उस वक्त नहीं देखा था। आज तो सब लोग काफ़ी और बल्लेबाजों के नाम लेते हैं, पर उस वक्त वो जैसे बल्लेबाज थे, ताबड़तोड़ खेलते थे। He was a guy who would pull off the front foot. पेस से इतने डरते नहीं थे। And he had shots against fast bowling, which Indian cricket में तब बहुत कम लोगों के पास था। He was the one who introduced the T20 strokes. If he gets going, he used to demoralize bowlers. कौन सा भी bowler हो, अच्छे में अच्छा bowler हो, he would murder. Fortune favors the brave. ये मुहावरा श्रीकांत के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है। वो निडर थे और बॉलर्स के ऊपर अपना दबदबा बनाकर खेलते थे। 80 के दशक में जब भारत ने ओडीआई क्रिकेट में अपना कदम पुख्ता किया, तो वो हमारी पारी को लगभग हर बार एक विस्फोटक शुरुआत देते थे। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में जो उन्होंने 38 रन बनाए, उस मैच का सबसे सर्वाधिक स्कोर था वो। और उनको फास्ट बॉलिंग खेलना बहुत पसंद था और काफ़ी हद तक उनको हेलमेट के साथ खेलना काफ़ी कंस्ट्रक्टेड और काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टिव लगता था। पहले 2 ओवर के बाद अपना हेलमेट निकाल देते थे तेज गेंदबाज के सामने भी। That was a generation जो हेलमेट के बिना खेली हुई थी, तो फास्ट बॉलर अगर 90 माइल्स पर आवर अगर होता तो सब लोग थोड़ा क्रीज में अंदर फंसे हुए रहते थे। श्रीकांत would take fast bowlers on. हमने उस दौर में 2 विश्व स्तरीय खिताब हासिल किए और दोनों बार फाइनल में श्रीकांत हमारे टॉप स्कोरर थे, चाहे वो 1983 का वर्ल्ड कप हो या फिर 1985 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट। 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट काफ़ी हद तक उनके बल्लेबाजी की वजह से ही हम जीते थे, क्योंकि वो जो 15 ओवर का रूल होता था उनको काफ़ी पसंद था रन्स बनाना अप फ्रंट। The way he used to clobber Imran, and Imran would hold his forehead and scratch his forehead. How can he play such a good line delivery? How can he hit in this fashion? श्रीकांत भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बहुत लोकप्रिय थे। एक कारण तो था उनकी धुआंधार बल्लेबाजी, लेकिन दूसरा कारण था उनका अजीबोगरीब अंदाज। हर गेंद का सामना करने से पहले उनका एक अनोखा सा रिचुअल हुआ करता था। एक तो श्रीकांत की शक्ल इतनी अनोखी थी, यानी कि उनकी आंख, नाक, मुंह कभी रुकती नहीं थी। एक एक्सप्रेशन पे दूसरा एक्सप्रेशन, बॉल खेली तो घूम के बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर तक पहुंच गए, वापस आए, और वो कभी स्थिर नहीं रह सकते। पूरा जो है ना टच करता था, वो नोज जो है ना फिर वो घुमाता था, फिर स्नीज करता था। बहरहाल उसका एक स्टाइल था, रूटीन था जो करता था, जिससे ही यूज्ड टू फील कंफर्टेबल। वो बहुत बेचैन जैसा होता है ना, बिकॉज कि देन मेरे दिमाग में काफ़ी अलग आइडियाज आते हैं। तो इफ़ आई कीप ऑन मूविंग देन आई थिंक अबाउट कि मुझे नेक्स्ट बॉल खेलना है। शायद एडिलेड में कोई एक ड्रेसिंग रूम था जहाँ पर ऐसे स्टेप्स होके आपको जाना पड़ता था, तो उनके साथ बेट लगी थी कि थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच एक भी बार आप इस स्टेप्स में गिरोगे नहीं, सीधा यूल मैनेज टू रीच द ड्रेसिंग रूम। सेकेंड डे पे वो गिर गए उधर, तो ऐसे ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाय। टीम का माहौल जो है उनकी वजह से बदल जाता था और उसको टीम में दड़ पड़ांगो कहते थे। किसी को पता नहीं रहता था कि वो करने क्या वाले हैं, बिकॉज कभी गिर जाते थे, कभी चलने लगते थे। मेरे रूम पार्टनर थे शारजा में, एटलीस्ट 3 or 4 टाइम्स ही स्टक हिज नी टू द बेड। वो कॉर्नर होता है ना,
आयु करके he used to fall down करके. काफ़ी कॉमिक रिलीफ भी थे टीम के लिए, उनकी हिंदी भी माशाल्लाह थी, तो ये सारा जो चीज़ था वो एक कंप्लीट पैकेज थे. भारतीय क्रिकेट में नटराज के पोज को प्रसिद्ध करने वाले, अपने करियर में धुआंधार स्ट्राइक रेट कायम रखने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे. कपिल देव अपने आप को प्राथमिक रूप से तेज गेंदबाज मानते थे. कायदे से उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. उनके हाथ में जब बल्ला आ जाता तो सब गेंदबाजों की पिटाई सुनिश्चित थी, और जितनी तेजी से गेंद उनके पास आती थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो बाउंड्री की ओर जाती थी. उस जमाने में इस तरह के बैट्स नहीं थे जिनकी स्वीट स्पॉट पूरे बैट के लगभग की साइज की हो. तो किसी ऐसे लोअर ऑर्डर बैट्समैन को देखना जो कलाई घुमा के छक्का मारे, हमने कभी देखा ही नहीं था. तो कपिल देव तो हमारे लिए एक तरह के बुत थे. शॉर्ट बॉल पर कपिल देव एक अनोखा सा शॉट खेलते थे. अपनी बाईं टांग ऊपर उठाकर दूसरी टांग पर संतुलन बनाकर गेंद को हुक या पुल करते थे. उनका ये पोज शिवा के नटराज पोज के जैसा लगता था. देखने में जितना अच्छा, गेंदबाज के लिए उतना ही विनाशकारी. कपिल देव का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट उनके दौर में सर्वश्रेष्ठ था, सर विवियन रिचर्ड से भी कहीं ज्यादा. हर 100 गेंदों में 80 रन बनाना और उसी स्ट्राइक रेट से 5000 रन इकट्ठे करना यकीनन एक शानदार उपलब्धि है. 1983 के वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में कपिल देव ने यकीनन अपने करियर की और शायद ओडीआई क्रिकेट इतिहास की सबसे लाजवाब पारी खेली. लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोगों को यह पारी देखने का सौभाग्य मिला. एक स्ट्राइक की वजह से वो मैच टीवी पर प्रसारित नहीं हुआ था. That was a knockout qualifying match. जीते सेमीफाइनल्स को जाएंगे, हारे वापस घर आ जाएंगे. That was the match. सीमिंग विकेट कंडीशंस जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल आइडियल. रॉसन और करन बिल्कुल यानी ऐसे तबाही मचा रहे थे कि हमारे पूरा टॉप ऑर्डर का सफाया हो गया था. इसमें उतरे कपिल देव बैटिंग करने के लिए. 9 पे 4, 17 पे 5. लोगों ने बहुत अच्छे बड़े बढ़िया विव रिचर्ड्स को देखा है मारने वालों में. करंटली आपने सचिन तेंदुलकर को देखा है. आप कंपेयर किसी को नहीं कर सकते. बट उस दिन कपिल ने 175 नॉट आउट बनाया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे व्हेन वाज 17 for 5. और ऐसा था जैसे मान लो दिवाली उसने मनाई हुई हो. That's way over the boundary. That's smashed over mid-off. Beautiful stroke. What a shot. A good 15-20 rows back. मैंने को लगता है कि कपिल देव का ही दिन था. कोई 6 जो है बाउंड्री लाइन पे नहीं गिरा. बाउंड्री से 10-10 गज 15-15 गज बाहर गिरे. जो भी मारे कपिल 4 और 6, no chance to any fielder. It's a devastating knock. Bowlers को पता नहीं चल रहा था कि अभी कहाँ पिच करें इसको. That's one innings it's etched in my memory. A fantastic innings. Negative situation को उसने positive बनाया. मेरे ख्याल से one of the best innings that I ever saw. उन्नीस 1990 के दशक में जैसे जैसे एक दिवसीय क्रिकेट दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय होता गया, कई बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी के लिए अपना नाम बनाया. सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग ओपन करना शुरू किया और उनका करियर स्ट्राइक रेट 86.23 रहा. 1997 में सौरव गांगुली उनके नियमित ओपनिंग जोड़ीदार बने और सचिन की आक्रामक बल्लेबाजी की बराबरी की. सन 2000 में हर एक क्रिकेट का दीवाना वीरेंद्र सहवाग का फैन बन गया. अगले पूरे दशक में सहवाग ने बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्रदर्शन किया. आक्रामक शैली से खेलते हुए भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर बने.
हिंदुस्तान के सबसे अनोखे ओपनर, मेरे ख्याल से दुनिया की हिस्ट्री में सबसे अनोखे ओपनर वीरेंद्र सहवाग थे। किसी और ओपनिंग बैट्समैन का स्ट्राइक रेट सहवाग का मुकाबला नहीं कर सकता। एक अग्रेसिव, एक more independent, more confident, maybe a little bordering on the rash, but वो है सहवाग। वो टेस्ट मैच को इस तरह देखते थे कि आपके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि फील्डर पास रखे हुए हैं, 3 स्लिप हैं, गली है, मिड ऑफ अंदर है, कोई बाउंड्री फील्डर नहीं है। Not afraid to hit the ball, not afraid to lift the ball, which was my style of play, and that's why I loved सहवाग। वीरेंद्र सहवाग की खास बात थी कि गेंद को मारते वक्त उनके दिमाग में कोई संकोच नहीं होता था। मारना है और जोर से मारना है, इस स्पष्ट ख्याल के साथ वो रन बटोरते गए। वो बड़े स्कोर लगाने के भी शौकीन थे। भारत के 3 सबसे अधिक टेस्ट स्कोर सहवाग के नाम है। To hit a 6, to move from 294 to 300 requires absolute nerves of steel. सहवाग ने टेस्ट करियर में 82 के स्ट्राइक रेट के साथ 8000 से ऊपर रन्स बनाए। ओडीआईज में भी उन्होंने 8000 रनों का आंकड़ा पार किया 104 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये दोनों भारतीय क्रिकेट में रिकॉर्ड हैं। क्रिकेट जगत में अभी भी उनके बल्ले से निकले स्ट्रोक्स की बातें की जाती हैं। युवराज सिंह कुदरती तौर पर काफी प्रतिभाशाली थे और कम उम्र में ही काफी लोगों की नजर उन पे पड़ चुकी थी। उनकी टाइमिंग और जिस आसानी से वो लंबे छक्के लगाते थे, सुनिश्चित था कि आगे चलकर वो भारत की शान बनेंगे। 19 वर्ष की उम्र से पहले ही वो राष्ट्रीय ओडीआई टीम में जगह बना चुके थे। ओवल का जो ग्राउंड है दिलीप की एकेडमी में, बाउंड्री लाइन बहुत लंबे है, बहुत ही। वहाँ कभी तेंदुलकर या कामली, किसी को जो जमाना है, ये लड़का फास्ट बॉलर्स को भी सीधा मारता था रास्ते पे। उसको रन बनाने थे, उसको रन बनाने। वो जब भी ज्यादा सोचता था तो वो फेल हो जाता था। जब वो प्योर नेचुरल इंस्टिंक्ट पे खेलता था तो मेरे हिसाब से उससे बेटर बैट्समैन नहीं होता था लिमिटेड ओवर्स में। भारत की टेस्ट टीम में मिडिल ऑर्डर इतने सारे दिग्गज खिलाड़ियों से भरा था कि युवराज जैसे खिलाड़ी के लिए भी कोई परमानेंट जगह नहीं थी, लेकिन एक दिवसीय टीम में वो अनिवार्य थे। क्रिकेट के सबसे दुर्लभ कारनामों में से एक है एक ही ओवर में 6 छक्के मारना। मैच के हालात कैसे भी हों, गेंदबाज कोई भी हो, ये करतब कर दिखाना वाकई काबिले तारीफ है। पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज के बीच कुछ बहस हुई। युवराज को गुस्सा आया और ये गुस्सा फिर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर उतारा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये सबसे तेज अर्धशतक था। 6 sixes in an over. India as one man stood together. I don't believe it. I've seen hitting not like this. Massive, absolutely massive. Yuvraj Singh 50, 12 delivery. 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज की तूफानी बैटिंग की वजह से हम टूर्नामेंट में आगे बढ़े और आखिरकार कप जीता। – 2011 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारत मेजबान देश था। युवराज ने हर मैच में या तो बैट से या बॉल से अपना योगदान दिया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। हर मैच में ब्रिलियंट कैच और 2 विकेट्स, 2 वाइटल विकेट्स, नहीं तो 50 रन। स्ट्राइक रेट अच्छा रखता था। He was absolutely a winner. 10 साल के लिए मेन स्टे रहा है मिडिल ऑर्डर का। अगर आप देखें, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं इंटरनेशनली जिनकी आप गिनती उस क्लब में कर सकते हैं। There was a time Yuvraj Singh was a game changer. India winning and Yuvraj Singh playing a part. Man of the match awards. Single-handedly winning matches with sensational stroke play. विराट कोहली ने जूनियर लेवल पर अपने उम्दा प्रदर्शन से क्रिकेट में शुरुआत की, लेकिन वो सुर्खियों में तब आए जब वो 18 साल के थे, जब वो अपने पिता की मृत्यु के एक दिन बाद ही दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने आ गए।
उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ 90 रन बनाए और ग्राउंड से सीधे जाकर अपने पिताजी का देह संस्कार पूरा किया। अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ बहुत यंग एज में हुआ, बट आई थिंक वो एक जो मौका था कि वो आए वापस क्रिकेट खेले, उन्होंने रंजी ट्रॉफी के लिए रन्स बनाए। आई थिंक ये चीज़ कभी भूली नहीं जा सकती। विराट कोहली जो है वो 2008 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, उसी की वजह से वो उनको एक इंस्टेंट पुश मिल गया। 2011 के बाद विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उभर के आए। उन्होंने ये ठान लिया था कि उनकी गिनती चोटी के बल्लेबाजों में होगी। 2011 की विजयी वर्ल्ड कप टीम में वो सबसे कम उम्र खिलाड़ी थे और कुछ महीने बाद उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। फरवरी 28, 2012 ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट श्रृंखला में भारत सभी टेस्ट मैच हार चुका था। उसके बाद 3 देशों की ओडीआई श्रृंखला में भी भारत का हाल बहुत खराब था। हम श्रृंखला से बाहर होने ही वाले थे। श्रीलंका ने 320 का विशाल स्कोर खड़ा किया और भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए 40 ओवर के अंदर ये लक्ष्य पूरा करना था। युवराज सिंह नहीं खेल रहे थे, सहवाग और तेंदुलकर आउट हो चुके थे और अब मैच जिताने की जिम्मेदारी नए नियुक्त उपकप्तान विराट कोहली के कंधों पर थी। आज हमने जिन खिलाड़ियों की बात की, प्राथमिक रूप से किसी की पहचान बाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर हुई, तो कोई तेज गेंदबाज था, कोई विकेट कीपर था, तो कोई भारतीय टेस्ट कप्तान। लेकिन हम उनके दीवाने बने उनके बल्लेबाजी के जलवों की बदौलत। जिस अंदाज से वो गेंद को तेज, लंबा और ऊंचा मारने की क्षमता रखते थे, उनके विस्फोटक खेल ने हमें अति मनोरंजित किया और उनकी आतिशबाजी से हम दिन दहाड़े दिवाली मनाते थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.